हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी पर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ के। कौन से क्लास नाइन्थ के हम लोग ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के अध्याय नंबर 1 को पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ से हम लोग का जो पूरा सेशन है शुरू होता है और पूरे ज्योग्राफी की शुरुआत होती है। पहला चैप्टर यहाँ पढ़िए और आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये सारे चैप्टर्स आगे आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। यानी कि ये जो वीडियो होगा इसमें पहला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और पहला चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर कौन सा है? भारत, आकार और स्थिति। अब देखिए यहां पर आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स को जब आप देखिएगा ना, उसमें जैसे ही आप नाम देखिएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि भैया इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो यहां पर नाम क्या दिया गया है चैप्टर का? अध्याय का नाम क्या है? भारत, आकार और स्थिति। मतलब यह हुआ कि हम लोगों को इस अध्याय के बारे में अध्याय में भारत के बारे में पढ़ना है। और भारत के बारे में क्या पढ़ना है? भारत के आकार के बारे में और भारत की स्थिति के बारे में, कि मतलब पूरे विश्व में भारत कहां पर है, इसका आकार कैसा है, इसके अड़ोसी पड़ोसी कौन से हैं, उनके साथ कैसा संबंध है, इस तरीके की बातों को पढ़ना है। अब देखिए आप अगर ध्यान दीजिएगा तो अगर आप 9th क्लास में हैं, 9th क्लास में आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, पहला जो कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, हर अध्याय में आपको भारत के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना है। मतलब कि आप पूरे इस 9th क्लास में ज्योग्राफी में सिर्फ आप भारत से जुड़ी हुई बातें को पढ़िएगा, आपको दूसरे देशों से मतलब नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, हम लोग अध्याय को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। तो यहां पर हम लोग के सामने पहला पैराग्राफ है। यहां पर क्या कहता है? भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। तो भैया है या नहीं है? बिल्कुल है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। किस क्लास में पढ़ा है आपने? 6th क्लास में आपने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उसके बाद वैदिक सभ्यता भी आई थी जो कि हमारे भारत में ही पनपी थी। इसके आगे चलकर मौर्य साम्राज्य और बहुत तरीके के यहां पर साम्राज्य या फिर बहुत सारे लोग रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब पूरे विश्व में जो सबसे पुरानी संस्कृतियां हैं उनमें से एक हमारा भारत भी है। ठीक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। मतलब कहा जा रहा है कि पिछले 50 सालों में अगर हम देखें तो भारत ने तरह तरह की उन्नति की है। कैसी? चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, तकनीक हो या फिर आर्थिक विकास हो, सभी मामले में हमारा जीवन जो है वो बेहतर हुआ है। पहले से ज्यादा अब हम कृषि करते हैं, पहले से ज्यादा अब हमारे देश में उद्योग लगे हुए हैं, तकनीक भी काफी आ चुकी है हमारे देश में और लोगों का आर्थिक विकास भी हुआ है। और भारत का विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब क्या है? भारत बहुत महत्वपूर्ण देश है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या पढ़ते हैं? भारत की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है भारत की स्थिति के बारे में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि पूरे विश्व में हमारा भारत है कहां पर, यह हमें समझना है। लेकिन देखिए हमें पता है कि भारत जो देश है वो कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, काफी विशाल देश है, काफी बड़ा देश है। आबादी के हिसाब से भी करीब 140 करोड़ आबादी है हमारे देश में रहती है और एरिया के हिसाब से भी काफी बड़ा हमारे देश का एरिया है। लेकिन हमारा देश पूरे पृथ्वी पर है कहां, यह हमें सबसे पहले समझना है। किताब में तो कुछ शब्द लिख दिए गए हैं, कुछ ये नंबर लिख दिए गए हैं, ये क्या है ये भी देखेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि पूरी पृथ्वी पर हमारा देश कहां पर है। अब यहां पर एक शब्द सबसे पहले लिखा गया है, हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका क्या मतलब हुआ? अब यहां पर आपके सामने पूरी पृथ्वी है। अब यहां पर ये पृथ्वी पर देख रहे हैं कि कई सारी रेखाएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये जो बीच में रेखा दिख रही है इसको जरा सा ध्यान दीजिए। ये पूरा आपका पृथ्वी हो गया, कहां से कहां तक? पूरा ऊपर से नीचे तक। एक सेकेंड रुकिएगा। यहां पर आपका पूरा पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी में अगर आप ध्यान दें तो यहां पर अगर आप देखिए तो यहां से पृथ्वी यहां तक है, यहां तक। अब इसके बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। ये वाली जो रेखा पीली कलर की आप रेखा देख रहे हैं, ये जो रेखा है ये आपकी बीचों बीच है। अब ये जो रेखा है ना,
इसको बीचों बीच खींच दिया गया, जिसको कि हम क्या रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। अब इस रेखा के समानांतर कई सारी रेखाएं इस तरीके से खींच दी गई। तो ये सारी जो रेखाएं हैं, जो कि आपका पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, और कुल मिलाकर ऐसी 180 रेखाएं हैं। मतलब यहां ये 0 डिग्री रेखा हो गया, इसके ऊपर 1 डिग्री, इसके ऊपर 2 डिग्री, इसके ऊपर 3 डिग्री, इसके ऊपर 4 डिग्री, ऐसे करते 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 यहां गए और बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री हो गया। ये आपकी होती हैं कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब यहां पर ये तो हमने पृथ्वी को कई सारे हिस्सों में बांट दिया ऊपर से नीचे, ठीक है। अब ऐसा ही हम करते हैं साइड बाय साइड, मतलब कि बाएं से दाएं की ओर पृथ्वी को। अब यहां पर हमने जैसे ऊपर से नीचे बांटने में अक्षांश रेखाएं खींचने में एक बिल्कुल बीच में रेखा खींची, और उसके समानांतर हमने क्या किया, रेखाएं बनाई, और ऐसी रेखाएं खींचकर हमने क्या किया, पृथ्वी को कई सारी हिस्सों में बांट दिया। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक और रेखा खींचते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक बिल्कुल बीच में इस तरीके से रेखा हम खींच लेते हैं। लेकिन ये रेखा हम खींचते कहां पर हैं, क्योंकि यहां पर तो हमने देखा कि भैया आधा आधा बीच में हमने रेखा खींच लिया, लेकिन ये जो देशांतर रेखाएं हैं ना, जो अभी मैं बता रहा हूं वो देशांतर रेखा होती है। ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये पृथ्वी को दो हिस्सों में नहीं बांटती हैं, बल्कि केवल एक हिस्से पर। मतलब कि देखिए, अब जैसे ये जो आपका भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जिसको हम कहते हैं, ये आप ऐसे गोल गोल घूमिएगा तो आपको इक्वेटर हर जगह मिलेगा, पूरे पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटकर ये बनता है। लेकिन जो आपका यहां पर रेखा है, जिसको कि हम देशांतर रेखा कहते हैं, उसमें जो हम 0 डिग्री लेते हैं, उसमें हम पूरा एक गोला नहीं लगाते हैं, पूरा इस तरीके से गोला नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उत्तरी ध्रुव से शुरू करके और दक्षिणी ध्रुव पर यहां पर जाकर हम मिला देते हैं, और ऐसे इस तरीके से ये जो रेखा है ना, ये आपका रेखा हो गई कौन सी, देशांतर रेखा। अब यहां पर भी बात है कि भैया जैसे हमने वहां से 0 डिग्री से शुरू किया था, वैसे ही हमें देशांतर रेखा में भी शुरू करना है। तो यहां पर एक रेखा है जिसको कि 0 डिग्री कहा जाता है। ये जो रेखा है आपका उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और फिर ये जाकर दक्षिणी ध्रुव पर मिलती है, और ये रेखा गुजरती है इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच शहर से। इसीलिए इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। समझ गए? तो यहां पर ये जो रेखा है ना, ये रेखा को हम मान लेते हैं 0 डिग्री, और फिर इस ऐसे ही रेखाओं को एकक डिग्री के अंतर पर हम क्या करते हैं, पृथ्वी के ऊपर 360 रेखाएं खींचते हैं। कितने, 360 रेखाएं खींचते हैं कुल मिलाकर। जैसे पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हर डिग्री पर यहां पर रेखाएं खींची गई हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे यहां पर ये पहला रेखा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इसी तरीके से एकक डिग्री पर खींची गई हैं। एकक डिग्री एंगल आप बनाते हैं ना, वैसे ही। तो ये तो आप बेसिक समझ गए अक्षांश और देशांतर का, कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। वैसे ये देखिए, अक्षांश और देशांतर का इस्तेमाल क्या है। इस्तेमाल 2-3 तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपका इस्तेमाल में एक जो इस्तेमाल है वो होता है समय। समय, आपके हाथ में जो घड़ी लगी हुई है, आपके घर में जो घड़ी लगी हुई है, उसमें समय निर्धारण करने के लिए हम देशांतर का इस्तेमाल करते हैं। साथ में कौन सी जगह पृथ्वी पर कहां पर है, इसके लिए, इसको पता लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसी अक्षांश और देशांतर का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? इसके अलावा और भी तरीके से इस्तेमाल होता है, जैसे कि जो सूर्य की गर्मी है वो कहां तक जाएगी, सूर्य की किरण कहां तक जाएगी, कहां तक नहीं जाएगी, उन चीजों के लिए भी। तो उन चीजों से अभी उतना ज्यादा हमें महत्व है नहीं। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर हमारा भारत है कहां पर। आप यहां पर जरा सा ध्यान दीजिए। हमने देखा कि भाई अक्षांश में एक रेखा होती है जो कि बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच होती है, जिसको कि क्या कहते हैं हम, भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। समझ गए? अब ये जो रेखा है ना, इसके ऊपर भी हम 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 90 तक जाते हैं, 90 डिग्री तक, और नीचे भी हम जाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 90 डिग्री तक जाते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर दो हिस्सों में पृथ्वी को बांट दिया, और यहीं पर
क्या होता है कि जो हिस्सा इस रेखा के ऊपर वाले इलाके में है उसको हम क्या कहते हैं कि वो इलाका क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। यानी कि ये क्या है, ऊपर वाला हिस्सा एक आधा हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, तो इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोल अर्ध, उत्तरी गोलार्ध। यानी कि भारत कहां पर है, यहां देखिए भारत आप देख सकते हैं, ये भारत कहां पर है, इस रेखा के ऊपर है, मतलब कहां है, उत्तरी गोलार्ध में है। और वहीं इस रेखा के नीचे जो इलाका होगा उसको हम कहेंगे कि वो दक्षिणी गोलार्ध में है, क्योंकि ये पूरा इलाका क्या हो गया, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। समझ गए कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, ये आप समझ गए। तो यहां पर आपने समझ लिया कि भैया उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ये मैंने बता दिया। वैसे देशांतर में बात करें तो 0 डिग्री जो है वो तो एक रेखा होती है जो कि काफी महत्वपूर्ण होती है। साथ में एक और रेखा होती है, ये होती है आपको 180 डिग्री। एक सेकेंड, कहां पर है 180, ये देखिए 180 डिग्री। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 180 वेस्ट लिखा हुआ है, ये यहां पर आप देख सकते हैं 180 वेस्ट, मतलब बिल्कुल 0 के उल्टा। और ये इसको हम एक तरीके से समय रेखा भी कहते हैं। इसी के आधार पर समय का निर्धारण होता है। कैसे होता है, ये सारी चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है, बस जान लीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में हमें क्या करना है, आगे बढ़ने में हम लोगों को अब पढ़ना है क्या, आगे। तो आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है कि भारत का विस्तार कितना है। अब भारत का विस्तार की बात करें तो यहां पर भारत के विस्तार में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर भारत के विस्तार में यहां पर कहा जा रहा है कि इसके मुख्य भाग का विस्तार कहां है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। अक्षांश पर पहले हम बात कर लेते हैं, तो हम नक्शे से ही बात कर लेते हैं, भारत के नक्शे से। तो यहां देखिए, यहां पर भारत है, भारत आपको दिख रहा है। भारत में यहां पर हमने बात किया कि भाई भारत के नीचे वाले इलाके में क्या है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से हम 1 डिग्री ऊपर गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए, ऐसे करते करते हम पहुंचे कहां पर, 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट पर। तो यहां पर हमारा 8 डिग्री 4 मिनट पे हमारा जो भारत है उसकी शुरुआत होती है, भारत के सीमा या फिर भारत के क्षेत्र की। अब बात किया जा रहा है मुख्य क्षेत्र की। मुख्य क्षेत्र कहने का मतलब क्या है, ये जो भारत देश का ये इलाका है ना, ये मुख्य क्षेत्र कहलाता है। लेकिन क्या भारत सिर्फ इतना ही है, जी नहीं। इसके अलावा यहां पर आप द्वीप समूह भी देख पा रहे हैं, यहां पर भी द्वीप समूह देख पा रहे हैं, ये भी भारत का हिस्सा है। लेकिन इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम मुख्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मुख्य क्षेत्र कहां से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से। अब बोलिएगा सर ये 8 डिग्री तो समझ में आ गया, ये 4 मिनट क्या होता है। तो भैया देखो, डिग्री जो है ना, डिग्री तो हमें पता है कि एंगल जो होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब पृथ्वी इतना बड़ा है तो भैया वहां पर डिग्री जो है ना, डिग्री से काम नहीं चलता है। 1 डिग्री में भाई लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है। 1 डिग्री कहें कि भाई 1 डिग्री ऊपर जाना है तो कई किलोमीटर हो जाते हैं उसमें, उसके बीच में 4, 8 और 9 के बीच में। तो इसलिए उससे भी छोटा मिनट का हम इस्तेमाल करते हैं। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। तो अगर आप पृथ्वी पर देखिएगा, जब भी जीपीएस वगैरह चेक कीजिएगा तो वहां पर सिर्फ डिग्री आपको नहीं लिखेगा, मिनट भी लिखेगा, सेकेंड भी लिखेगा, तब आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा उससे, ठीक है। तो यहां पर हमारा 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से भारत का सीमा शुरू होता है। और ऊपर बात करें तो ऊपर जो भारत का अंतिम छोर है ना, ये है कहां पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर। कहां पर, 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये क्या हो गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब यहां पर जरा सा देखिए, यहां पर अगर हम इसमें देखें तो भारत का विस्तार जरा सा देखिए, तो यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर ये रेखा हो गई विषुवत रेखा 0 डिग्री, उसके ऊपर हमारा भारत हो गया। भारत में यहां पर आपका देखिए
10 डिग्री यहां पर है, लेकिन 10 डिग्री का तो हमें काम नहीं है। हमारा भारत कहां से शुरू हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट से। और यहां पर भारत का जो ऊपरी अंतिम छोर है ना, ये वाला इलाका, ये आपका इलाका कितने पर खत्म हो रहा है? 37 डिग्री 6 मिनट पे। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब जिस तरीके से भारत का अक्षांशीय विस्तार है, उसी तरीके से भारत का देशांतरीय विस्तार है, देशांतर के हिसाब से। अब यहां पर बात करें तो यहां पर हमने क्या देखा? अक्षांश देख लिया। अब बात आ गई देशांतर की। तो देशांतर का विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब भैया ये पूरब का है और ये क्या है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज मैंने दिखाया कि भाई देखिए, यहां पर आपका जो प्रधान मध्याह्न रेखा है या फिर प्राइम मेरिडियन है, वो तो पास होता है। ये पीला वाला जो आप देख रहे हैं, ये 0 डिग्री है, ये आपका 0 डिग्री हो गया। लेकिन ये जो आपका 180 है और ये जो 0 है, जो देशांतर 0 डिग्री और 180 डिग्री है देशांतर, ये दोनों मिलकर भी तो पृथ्वी को बिल्कुल आधे हिस्से में बांट रहे हैं। देखिए जिस तरीके से ये हमारा रेखा है बीच वाला, ये बीच वाला रेखा क्या कर रहा है? पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रहा है। उसी तरीके से जो ये रेखा है 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर, ये भी देखिए तो पृथ्वी को बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? यहां पर करते हैं जैसे हम उत्तर लिखते हैं और दक्षिण लिखते हैं, किसमें? हमारे अक्षांश में। उसी तरीके से जो हमारा देशांतर है उसमें भी हम क्या करते हैं? पूर्व और पश्चिम लिखते हैं। मतलब कि ये जो देशांतर है 0 डिग्री देशांतर, इससे पूर्व वाला इलाका में जो होगा, मतलब क्या होगा? मतलब होगा कि भैया इसके इस तरफ जो है, इसके किस तरफ? यहां देखो, ये रेखा के इस तरफ वाला इलाका, लेकिन 180 डिग्री जो इससे पीछे है ना, उसके पीछे, तो ये हमारा क्या हो गया? पूर्वी देशांतर हो गया। अब यहां पर भी हम क्या करते हैं? यहां पर हमारा इस तरफ जो हो गया, हमारा किस तरफ? पश्चिम की तरफ, ये क्या हो गया? पश्चिमी देशांतर हो गया। अब यहां पर ये तो ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी नंबर क्या वैसे ही हम करते हैं क्या? जी नहीं, अरे जी हां। यहां देखिए तो यहां ये नंबर आपको दिख रहे हैं। यहां ये तो 0 डिग्री हो गया, यहां 10 डिग्री पूरब, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, ये क्या है? देशांतर हैं ये सारे। अब ये देशांतर क्या होते हैं? यहां पर मिलते हैं, दोनों ध्रुवों पर मिलते हैं, समानांतर नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते 180 तक गए और इस तरफ से पश्चिम वेस्ट करते 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 हम भी 180 तक गए। कुल मिलाकर कितने देशांतर हो गए? 360 देशांतर हो गए। ठीक है, अब यहां पर ये तो चीज आप समझ गए। अब क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अब हमारे सामने क्या है? आगे हमारे सामने है देशांतर का विस्तार। देशांतर का विस्तार वही 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। अब इसको भी नक्शे में देखिए तो यहां पर नक्शे में आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारा ये छोर है, ये कहां से शुरू होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से। और ये जो अंतिम छोर है, ये कहां पर है? 97 डिग्री 25 मिनट पर। ये आपके भारत का विस्तार है। आपसे पूछे जाए पृथ्वी कहां पर है, तो भैया उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, मतलब क्या है? पृथ्वी का ऊपर वाला इलाका। और फिर पूछा जाए देशांतर के मामले में, तो देशांतर के मामले में कहां है? पूर्वी गोलार्ध में है। कैसे? ये भी पूरब में, ये भी पूरब में। पूरा भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये तो भैया हो गया। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि भैया जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा कौन सी? 23 डिग्री और 30 मिनट वाली कर्क रेखा, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ये देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब यहां पर देखिए, अब ये कर्क रेखा क्या चीज है भैया? कर्क रेखा की बात करें तो वो भी मैं समझा देता हूं। तो देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कई सारी रेखाएं हैं यहां पर, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ रेखाएं हैं जो कि पीली पीली गहरी रेखाएं हैं, बाकी उजली उजली उतनी गहरी नहीं है। तो पहला तो रेखा हमें पता है कि भैया ये जो रेखा है ना, ये हमारा विषुवत रेखा है, जो कि है 0 डिग्री। ये एक महत्वपूर्ण हमारा रेखा है, अक्षांशीय रेखा। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ और रेखाएं हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें पहला कौन सा है? यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि किसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा ये कितना होता है? 23
आधा, मतलब 23.5 डिग्री होता है ये, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट, ये हमारा कर्क रेखा होता है। इसी के तरीके से नीचे साइड यानी दक्षिणी गोलार्ध में होता है 23 डिग्री 30 मिनट, ये आपका क्या होता है, ये आपका मकर रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? मकर रेखा। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण हमारे लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनके बारे में हमको बात नहीं करना है, क्योंकि वो भारत से होकर गुजरते नहीं है। अब ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये जो हमारा कर्क रेखा है, ये अगर आप यहां पर ध्यान दीजिए तो यहां पर ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रहा है, बिल्कुल बीचों बीच से आपको ये गुजरता हुआ दिख रहा है। यहां देखिए, ये आपका रेखा जो ये कर्क रेखा है, ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रहा है। यहां तक हमारा भारत है, यहां तक भारत है, इसको दो हिस्सों में, लगभग बराबर दो हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर हम क्या करते हैं, इस नक्शे के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर देखिए, यहां पर भी कर्क रेखा को दिखाया गया है। अब कर्क रेखा को अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा है ना, ये रेखा इस तरीके से, ये रेखा आपको क्या करती है, भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। अब इसके बाद आगे देखें तो ये भी, इसके अलावा और भी बातें बताई गई हैं कि जो मुख्य भूभाग है, मुख्य भूभाग किसे कहते हैं ये हम समझ गए। इसके दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तथा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है। समझ गए। अब यहां पर इसको भी जरा सा देख लेते हैं नक्शे से। तो यहां देखिए, यहां पर ये हमारा भारत हो गया, भारत में हमारा क्या हो गया, यहां पर मुख्य भूमि कौन सी हो गई, मुख्य भूमि अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि ये हमारी हो गई मुख्य भूमि। अब इसके हम दक्षिण पूर्व में आते हैं तो क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में क्या है, बंगाल की खाड़ी में हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि हमारे भारत का हिस्सा है। और इसके दक्षिण पश्चिम में आते हैं तो क्या है, अरब सागर है, और अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली, क्या, ये तो हमने बात कर ली हमारे देश की स्थिति के बारे में, मतलब कि हमारे देश कहां पर है पृथ्वी पर, भारत के देश का विस्तार कितना है, मतलब अक्षांश देशांतर में, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब हम भारत के आकार की बात करते हैं कि भैया भारत का साइज कितना है, शेप कितना है, पड़ोसी कौन है, ये सारी चीजें अब हम बात करने वाले हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो भारत के आकार में सबसे पहली जानकारी जो आपको दी गई है वो है भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 32.8 वर्ग किलोमीटर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लगभग कहा गया है, एग्जैक्टली डाटा आपको नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप यही ध्यान में रखिए, और एग्जाम में आपसे पूछेगा तो ये लिखिएगा, तो कोई काटेगा नहीं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी ने ही यही डाटा दिया है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अब भैया बोल रहा है भौगोलिक क्षेत्रफल, ई का होता है, इसका कहने का यहां पर सिंपल मतलब यह है कि भाई देखो, पृथ्वी पर जो क्षेत्रफल है वो तो काफी बड़ा है, लेकिन पूरा जो क्षेत्रफल है वो तो जमीन है नहीं। बहुत बड़ा इलाका क्या है, बहुत बड़ा इलाका पानी है। जैसे अगर आप ध्यान दें तो यहां पर ये पूरा इलाका पानी है, बहुत सारे हमारे पृथ्वी पर महासागर हैं जो कि पूरी तरीके से पानी से भरे हुए हैं। कुछ ही जो जमीन है जहां पर हम रह सकते हैं, उस जमीन का भारत का जो हिस्सा है, ये भारत है हमारा, ये कितना है, 2.4% जमीन है भारत के पास। ठीक है, ये तो चीज हम समझ गए। अब इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो आगे क्या कहा गया है, आगे यहां पर कहा गया है कि देखिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। मतलब क्या, मतलब भारत से बड़े 6 देश कुल मौजूद हैं हमारे पृथ्वी पर। यहां पर ये तो ठीक है, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7516
16.6 किलोमीटर है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब देखिए यहां पर ये भारत है, भारत में स्थल सीमा और जल सीमा की बात की जा रही है। इसको जरा सा हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। स्थल सीमा कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि भैया देखो जो हमारा सीमा है जो जमीन से जमीन पर लगता है। मतलब यहां पर जैसे देखिए ये जो सीमा है, ये जो सीमा है यहां से शुरू होती है, समुद्र की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जमीन की। यहां गुजरात के इस इलाके से जो शुरू होकर ये जो सीमा हम पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं, जहां पर हमारा कोई पड़ोसी देश है, ये क्या हो गया, ये आपका स्थल सीमा हो गया। तो यहां से इस तरीके से जा करके ये पूरा आपका क्या है, ये आपका है, ये आपका है आपका स्थल सीमा। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो यहां पर ये पूरा स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, लंबाई है यहां तक 15,200 किलोमीटर। अब यहां पर जल सीमा की बात हो रही है, मतलब वैसा इलाका जहां पर जिसके सीमा के रूप में समुद्र मौजूद है। तो यहां से जो ऐसे शुरू होकर ये पूरा आपका जाता है ना यहां तक, और साथ में ये जो हमारे द्वीप समूह हैं इनके भी आप सीमा को जोड़ लें तो कितना होता है, 7516.6 किलोमीटर। अब यहां पर एक और जानकारी है कि अगर आप इन द्वीप समूह के समुद्री सीमा को हटा देते हैं तो यह हो जाता है लगभग 6100 किलोमीटर। मेरे ख्याल से 6100 ही है, इसको जरा सा आप क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत की सीमा तो हम जान गए, साथ में हमने एक और चीज देखा था कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो 7वां बड़ा देश है तो भैया 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो पहला रूस है, विश्व का सबसे बड़ा देश आकार के हिसाब से रूस है। दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। समझ गए। भारत का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, बाकी सारों के क्षेत्रफल याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन है। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स है तो उनको आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई देखो भारत का जो उत्तर इलाका है, उत्तर इलाका मतलब ये ऊपर वाला इलाका, उत्तर पश्चिम का इलाका ये वाला इलाका, या फिर पूर्व ये पूरा इलाका जो है, यहां पर नवीनतम वलित पर्वत है। वलित पर्वत कहने का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इस पर्वत को हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। फोल्ड माउंटेन कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो मुड़कर बना। जैसे मेरे पास ये एक कागज है, ये आप कागज देख रहे हैं, मान लीजिए ये जमीन है, ये जमीन है, तो क्या हुआ, ऐसे दबाव दोनों तरफ से हुआ और इस तरफ से उठ गया और ये क्या बन गया, पर्वत बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, वलित पर्वत कहेंगे। नवीनतम वलित पर्वत कहने का मतलब क्या हुआ, सॉरी, कि वो जो पर्वत है वो नया नया बना है। नया कहने का मतलब ये नहीं कि 2-4 दिन पहले बना है, नया कहने का मतलब कुछ 1000 साल पहले बना है। और पर्वत ये सब पृथ्वी के मामले में 1000-2000 साल नया माना जाता है, वो पुराना नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि हमारा जो उत्तरी इलाका है, उत्तर पूर्वी है, या फिर जो ये इलाका है, यहां से यहां तक हमारा क्या है, नवीनतम वलित पर्वत है। मतलब सीधा सीधा जानिए कि भैया हिमालय है इस तरफ, ठीक है, ये तो हम समझ गए। और यहां पर क्या कहा जा रहा है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि जैसे यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने तो समझ लिया कि भैया देखो जो हमारा भारत है, भारत के उत्तरी इलाके में, उत्तर पश्चिम इलाके में, उत्तर पूर्वी इलाके में हिमालय है। अब हिमालय के नीचे वाला जो पूरा इलाका है ना, यहां पर भारत का जो क्षेत्रफल है ये काफी चौड़ा है। मतलब यहां से ऐसे इस तरीके से चौड़ा आप देख सकते हैं है। लेकिन जब हम 22 डिग्री अक्षांश पर पहुंचते हैं, 22 डिग्री लगभग आपका यहां पर हुआ, इस जगह पर जब हम पहुंचते हैं तो 22 डिग्री के बाद जो हिंद महासागर की ओर है, ये भारत हमारा संकरा होता जाता है। मतलब यहां से यहां तक चौड़ाई ज्यादा है, उससे कम यहां पर है, उससे कम यहां पर है, उससे कम यहां, उससे कम यहां और एकदम कम यहां, और यहां पे खत्म हो जाता है। इस तरीके से जो भारत है उसका एक आकृति है, ये आपको समझाया जा रहा है या फिर बताया जा रहा है, ठीक है।
अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर इसके आगे क्या बताया गया है, इसके आगे बताया गया है इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। मतलब कि जो नीचे हमारा इलाका संकरा हुआ है, यहां पर ये जो हमारा इलाका है नीचे का, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय इलाका भी कहते हैं, ये जो इलाका है इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर है और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। मतलब समझ गए कि कहां पर क्या है। ठीक है, इसके साथ ही आगे कहा जा रहा है चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई देखो, हमारे देश का जब तुम लंबाई चौड़ाई देखोगे ना तो वो लगभग बराबर है। जैसे यहां से देशांतर के मामले में भी हमारा जो देशांतर है वो लगभग 30 डिग्री देशांतर चौड़ा है। ऊंचाई के मामले में भी इस तरह से उत्तर से दक्षिण भी हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है ये भी लगभग 30 डिग्री है। लेकिन जब आप नक्शे को देखते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि भाई देखो, जो हमारा उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो पूर्व पश्चिम से ज्यादा है। मतलब हमारा देश लंबा ज्यादा है, चौड़ाई में कम है, लेकिन ऐसा है नहीं। लगभग हमारा जो इलाका है वो बराबर ही है। ठीक है, लगभग बराबर है। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि भाई देखो, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। अब भाई देखो, जब मैं देशांतर समझा रहा था तब मैंने क्या समझाया था कि भाई देखो, जो देशांतर होता है उसका इस्तेमाल होता है समय निर्धारण के लिए। देखिए, पूरे विश्व में समय निर्धारण कहां से होता है, ग्रीनविच रेखा से होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी समय को पूरे देश में हर घड़ी में मान लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। हर देश का अपना एक मानक समय होता है जिसको कि पूरा देश फॉलो करता है। उसी तरीके से हमारे देश में भी एक मानक समय तय किया गया है, और ये मानक समय तय कहां से होता है, ये होता है हमारा मानक याम्योत्तर से। हमारे देश का मानक याम्योत्तर कौन सा है, यह है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री क्यों? अब बोलेगा सर ऐसा क्या है इस 82.5 डिग्री में? तो भैया देखो, यहां से यहां तक देशांतरीय विस्तार जो है हमारे देश का, उसके बीचों बीच जो इलाका पड़ा, जो रेखा है, इसी रेखा पर क्या कर दिया गया, एक यहीं का समय पूरा देश में फॉलो किया जाता है। अब बोलेगा सर ऐसा क्यों, पूरे देश में फॉलो करने की क्या जरूरत है? उसका कारण यह है कि जब आप देखिएगा तो देशांतरीय विस्तार हमारे देश का काफी ज्यादा है, जिससे क्या होता है, जिससे कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगता है तो उसके 2 घंटे के बाद गुजरात के इलाके में सूर्य उगता है। मतलब क्या है, समय के बीच 2 घंटे का अंतर है, और समय निर्धारण में हमको देशांतर का जरूरत होता है, और पूरे देश में एक समय का फॉलो होना बहुत ही जरूरी है पूरी व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। अब बोलेगा सर ये 2 घंटे का अंतर क्यों? क्योंकि देखो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए हमें पूर्व से पश्चिम घूमते हुए दिखता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, पृथ्वी को घूमने में वो 1 डिग्री की दूरी, 1 डिग्री जो यहां से दूरी हो गया, जैसे यहां पर ये हो गया, मान लीजिए कि आपका 100 डिग्री, ये 101 डिग्री। सूर्य की रोशनी 100 डिग्री से 101 डिग्री के जगह पर आने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब भाई 4 मिनट 1 डिग्री में लगता है, हमारे पास डिग्री कितने हैं? 30 डिग्री हमारे देश का चौड़ाई है यहां से यहां तक, तो कितना समय लगेगा? 30 गुना 4, 120 मिनट। मतलब क्या? 2 घंटे। इसलिए 2 घंटे का अंतर है हमारे देश के समय में गुजरात और कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मानक याम्योत्तर जो है वो 82.5 डिग्री को माना गया है, और ये रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अब बोलेगा सर मिर्जापुर से कहां गुजरता है? बहुत सारे इलाकों से गुजरता है। अब भाई देखो, गुजरता तो सही बात है कि बहुत सारे इलाकों से यहां तक पूरा गुजर रहा है, लेकिन भाई देखो ऑफिस हम लोग को एक जगह बैठाना था, एक जगह लगाना था ऑफिस, तो हम लोगों ने मिर्जापुर में जाकर ऑफिस बैठा दिया कि यहीं से हम लोग का टाइम सेट होगा पूरे देश का। ठीक है, ये चीज समझ गया। अब ये तो हो गई हमारे देश की जानकारी, हमारे देश की स्थिति, आकार कितना बड़ा कितना छोटा, ये सारी चीजें।
अब यहां पर आगे कुछ और जानकारी, छोटी सी जानकारी दी गई है कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। मतलब क्या हो गया, मतलब कि उत्तर से दक्षिण के बीच में जो अवधि दिन और रात का जो अवधि है उस पर पड़ता है। मतलब क्या हो गया, मतलब कि भाई देखो, आप अगर दक्षिण की ओर होंगे, मतलब कि जो 0 डिग्री रेखा है उसके करीब होंगे, तो जो आपका दिन रात होगा वो लगभग बराबर रहेगा। जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, दूर जाएंगे, वैसे वैसे आपका सीजन के अनुसार दिन रात का आपका समय अंतर हो जाता है। आपने सुना होगा कि जो हमारे उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर जो दिन रात होता है वो 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग, जो हमारा 0 डिग्री रेखा है, जो हमारा विषुवत रेखा है, उससे बिल्कुल दूर है, बहुत दूर है, इस वजह से। अब ये चीज पर ज्यादा जोर मत दीजिएगा, ये बस आपको जानकारी है, इससे प्रश्न आपका आएगा नहीं, ठीक है। अब यहां पर सवाल ज्ञात कीजिए में पूछा गया है कि 82.5 डिग्री को भारत का मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है। तो इसमें सिंपली आप लिख सकते हैं क्योंकि देखिए हमारे देश का विस्तार लगभग 30 डिग्री है और उसके बीचों बीच जो जगह पड़ा वो हमारा पड़ गया 82.5 डिग्री, और उससे दोनों तरफ के बराबर बीच का समय निर्धारण होता है, इसलिए हम करते हैं, इसको एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है एक और प्रश्न, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। मैंने अभी तुरंत बताया कि जैसे जैसे हम जाते हैं कहां से, 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर, यानी कि उत्तर की ओर जाते हैं या फिर दक्षिण की ओर नीचे जाते हैं, ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाते हैं, वैसे वैसे जो दिन और रात होते हैं उनके अवधि में हमें फर्क देखने को मिलता है। क्यों ऐसा है, ये जरा सा हम क्या करते हैं, शॉर्ट में मैं समझा देता हूं, नहीं तो बच्चे डाउट में रहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप पृथ्वी के आकार को देखिए तो पृथ्वी का आकार कैसा है, एक गोल जैसा है। अब मान लीजिए कि यहां पर क्या है, हमारा सूर्य है, तो सूर्य यहां पर है, सूर्य से रोशनी आ रही है, तो सूर्य से रोशनी में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो इलाका है यहां पर ज्यादा सूर्य का रोशनी पड़ रहा है, यहां पर कम पड़ रहा है, यहां पर कम पड़ रहा है। और क्या होता है कि यहां पर ज्यादा, मतलब शॉर्ट में मैं समझा दे रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है कि कई बार जो सूर्य होता है ना, जो पृथ्वी होती है, वो इस तरीके से क्या हो जाती है, ये उत्तर वाला इलाका, सॉरी ये हो क्यों नहीं रहा है, एक मिनट, मतलब ये जो रेखा है ना, ये सामने आ जाती है, ये रेखा सामने आ जाती है, नीचे वाला दूर चला जाता है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। सिंपली समझ लीजिए कि भाई जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाइएगा, आपका क्या है, दिन का अवधि रात का अवधि में आपको फर्क देखने को मिलेगा, समझ गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या है, इसके आगे है हमारा भारत और विश्व। अब इसमें क्या हमें पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है भारत के बारे में, भारत से दूसरे देशों के संबंध वगैरह, इन चीजों के बारे में। अब यहां पर कहा जा रहा है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। यहां पर क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि जब आप एशिया को देखिएगा, एशिया का नक्शा मैं निकालता हूं, यहां पर पूरा एशिया तो दिख नहीं रहा है, रुकिए इसी में मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर देखिए एशिया का नक्शा आप देख सकते हैं। एशिया के नक्शे में आप देख रहे हैं कि यहां पर एशिया का जो नक्शा है, इसमें आपका क्या हो गया, इसमें ये आपका एक तरीके से दक्षिणी विस्तार हो गया, सॉरी पूर्वी पश्चिमी विस्तार हो गया, पूर्वी विस्तार हो गया, उसके बिल्कुल बीचों बीच में हमारा एशिया के बिल्कुल बीचों बीच में है। और साथ में जो हमारा भारत है, ये हमारे पूरे एशिया का दक्षिणी विस्तार है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि भैया देखो ये हमारा हो गया एशिया, ये पूरा एशिया। अब इसमें से दक्षिण की ओर हमारा निकला हुआ है भारत, ये क्या है, पूरे एशिया का दक्षिणी विस्तार हो गया। ये कहने का मतलब है कि भाई एशिया का जो दक्षिण है ना, उसमें से भी बाहर थोड़ा सा हमारा देश निकला हुआ है, और हमारा एशिया में मध्य में है, ये भी आप समझ गए, ठीक है। तो यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या चीजें कही गई हैं ये जरा सा देख लेते हैं। यहां पर आगे कहा जा रहा है, देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। और हाँ, एक और चीज कि भाई देखो, जो हमारा हिंद महासागर है ना,
हिंद महासागर तो यहीं से देख सकते हैं आप कि हमारा ये जो हिंद महासागर है ये पूरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर आपका यहाँ पर अफ्रीका से भी सटा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से जाकर आप यूरोप से भी सट जाता है इस लाल सागर के जरिए, और साथ में यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर से भी सटा हुआ है। इसके बिल्कुल बीचों बीच हमारा देश पड़ता है और हमारे भारत का सबसे बड़ा जो समुद्री सीमा है हिंद महासागर में लगता है सभी देशों से ज्यादा, इसीलिए इस सागर का नाम हिंद महासागर भी रखा गया है। ठीक है, तो इसमें यहां पर भी भारत की स्थिति काफी मजबूत है, काफी एक डोमिनेटिंग पोजीशन है। ठीक है, और यहां पर आगे कहा जा रहा है कि जो दक्षिण का पठार है यानी कि जो हमारे देश का प्रायद्वीपीय पठार है ये हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि हमारे देश की जो सीमा है, कौन सी सीमा, समुद्री सीमा। यहां पर देखिए आप, जैसे हमारे देश का समुद्री सीमा आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, हमारे देश का जो समुद्री सीमा है यहां पर अगर हमारे देश की समुद्री सीमा को आप देखिए ये ऐसे सीमा है, तो इस सीमा के पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी सीमा है, उससे आप यहां पर खाड़ी देशों में भी जा सकते हैं, अफ्रीका यहां जा सकते हैं, यहां से होकर आप यूरोप भी जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा पूर्वी सीमा है इससे आप जो आसियान देश है यहां पर भी जा सकते हैं, इस तरह आप जापान, चाइना और भी कोरिया ये सारे देश भी जा सकते हैं। मतलब हमारे देश की स्थिति ऐसी है हिंद महासागर में जिससे कि हम दुनिया के दूसरे देशों में भी आसानी से आवागमन कर सकते हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, यह तो मैंने आपको पहले ही बताया। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, यह भी आपको मैंने बात बता दिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या लिखा गया है, कहा गया है कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। मतलब देखिए, मतलब पुराने जमाने में आज के 1000 साल पहले, 2000 साल पहले जो नाव थे, समुद्री जहाज थे, उतने ज्यादा चलते नहीं थे, चलते भी थे तो उनमें इंजन वगैरह नहीं होता था, वो हवा के माध्यम से या फिर पतवार से चलते थे। तो भाई यूरोप से कोई पतवार से तो आ नहीं सकता है, तो वहां पर हमारा जो संबंध था दूसरे देशों से, चाहे वो आप बात कर लें एशिया में ही दूसरे देशों की या फिर बात कर लें आप दूसरे मतलब यूरोप में भी बात कर लें, तो यहां पर जो संबंध था वो समुद्री मार्ग से था। क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता होगा कि भारत जो था, भारत का व्यापार चीन से भी होता था, इधर अफगानिस्तान से भी होता था, ईरान से भी होता था, इधर इस तरफ से भी होता था और यूरोप से भी व्यापार होता था। तो कैसे होता था, लोग घोड़े पर या फिर जहाज़ों के जरिए, जहाज से तो बाद में आए, पहले तो सब पैदल इन मार्गों से आए, इस रास्ते आते थे और उससे व्यापार होता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों के से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आया। भैया ये पर्वतों के दर्रे का हो गए, ये होगा कि देखिए यहां पर अगर आप देखें तो ये आपका देखिए, मान लीजिए कि ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है और ऐसे पूरा पहाड़ भरा हुआ है। अब दो पहाड़ों के बीच में जो क्षेत्र होता है जो कि आप रास्ते के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पूरे पहाड़ की श्रेणी को पार करने के लिए यही रास्ता क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप भारत का नक्शा देखें तो भारत के नक्शे में अगर आप देखें तो ये जो इलाका है ना, यहां पर भी इस इलाके में काफी सारे पहाड़ हैं। अब यहां पर आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप जरा सा ध्यान दें तो आपको यहां पर अगर आप देखें तो ये आपको एक तरीके से भारत के पहाड़ को दिखा रहा है ये मैप। तो यहां पर देखिए ये पूरा इलाका भी पहाड़ नुमा है, ये इलाका भी पहाड़ नुमा है, ये इलाका भी, ये पठार है, नीचे वाला इलाका पहाड़ नहीं है, कुछ पहाड़ हैं इसमें बहुत सारे। ठीक है, तो यहां पर इस तरफ से जो लोग आते थे ये दर्रों को पार करके आते थे, दर्रों के जरिए आते थे, तो यहां पर इससे आवागमन या फिर व्यापार होता था लोगों का। ठीक है, अब यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि देखिए इन मार्गों से
प्राचीन समय से विचारों वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। मतलब लोग जाते थे वहां से कुछ सीख कर आते थे, या फिर यहां से जानकारी लेकर लोगों को सिखाते थे, या फिर सामान का खरीद बिक्री होता था, व्यापार होता था। ठीक है, भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। मतलब कि भाई जो भारत है वो आपका जो सऊदी अरब वाला इलाका है, जो ईरान है, इराक है, उससे भी व्यापार रहा, या फिर आपका जो पूर्वी एशिया है, जो चीन हो गया या फिर जापान हो गया या फिर आसियान देश हो गए, इनसे भी व्यापार रहा है, और साथ में पड़ोसी देश जितने भी हैं उनसे भी काफी अच्छा व्यापार रहा है। इसी तरीके से इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मतलब भारत में जो भी नॉलेज थी, जानकारी थी, सभी दूसरे देशों तक कैसे पहुंचे? इन्हीं व्यापार के जरिए, आदान प्रदान के जरिए। ठीक है, इसके अलावा भारत के मसाले, मलमल आदि कपड़े और व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों तक ले जाए जाते थे। आपको भी पता है कि भैया अंग्रेज तक आए थे भारत में, किस लिए? व्यापार करने के लिए, सामान खरीद कर ले जाने के लिए या फिर लाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा यूनानी स्थापत्य कला और साथ में पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को मिलता है। मतलब कि भाई देखो, यहां से कोई जानकारी विदेशों में गई तो वहां से हमारे देश में भी आई। जो गुंबद बनाने की प्रथा है या फिर मीनार बनाने की प्रथा है, वो उस तरफ से हमारे देश में आई है, यूनान से और भी देशों से। ठीक है, ये तो एक ऊपर ऊपर जानकारी हो गई। अब हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भाई भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिणी एशिया कहने का मतलब क्या हुआ? दक्षिणी एशिया कहने का मतलब है कि यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर जो हमारा ये जो पूरा इलाका है ना, ये ऐसे करके अफगानिस्तान को लेकर ये पूरा जो इलाका हो गया, ये आपका हो गया दक्षिणी एशिया, इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें काफी महत्वपूर्ण इलाका है, महत्वपूर्ण स्थान है भारत का। आप देख भी सकते हैं पूरे इलाके में आपको भारत सबसे बड़ा दिख रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर महत्वपूर्ण स्थान है। साथ में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और इसके अलावा भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है, साझा होती है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि भैया देखो यहां पर ये नक्शा है, नक्शा में हमारा इस तरफ पाकिस्तान है, यहां पर चीन है, यहां पर नेपाल है, यहां पर भूटान है, यहां पर म्यांमार है, यहां पर बांग्लादेश है। ठीक है, ये हमारे देश क्या हो गए? ये हमारे पड़ोसी देश हो गए जिनके साथ हम सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और भी कोई है क्या? जी हाँ है, यहां पर अफगानिस्तान छूट रहा था, यहां पर कोई पूछे कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है? जी हाँ पड़ोसी है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर ये जो इलाका है ना, यहां पर हमारा सीमा साझा होता है अफगानिस्तान के साथ 108 किलोमीटर का। ठीक है, अब यहां पर 108 बोलिएगा सर कहां होता है? तो भैया अभी पाकिस्तान का कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। जिस दिन वो वापस आएगा उस दिन हम डायरेक्ट यहां से मोटरसाइकिल से बैठकर अफगानिस्तान चल जाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये आपको पता चल गया कि भैया हमारे देश के कौन कौन से पड़ोसी हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश के दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 पड़ोसी द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका कहां पर है? श्रीलंका देखिए ये भी एक द्वीप देश है। द्वीप देश कहने का मतलब क्या? चारों तरफ समुद्र है, किसी के साथ जमीनी सीमा साझा नहीं होती है। श्रीलंका एक हमारा पड़ोसी है जो कि एक क्या है? आइलैंड नेशन है, द्वीप देश है। ठीक है, इसके साथ ही मालदीव भी एक ऐसा देश है जो कि द्वीप देश है, जिसके आपका जमीनी सीमा किसी के साथ साझा नहीं होता है, और ये भी हमारा क्या है? पड़ोसी है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। अब ये कहां है भैया? तो ये यहां पर अगर तुम देखो तो यहां पर आपको जो ये पाक जल संधि दिख रही है, ये जो जल संधि मतलब जमीन का ये पानी का ये बड़ा टुकड़ा हिस्सा और ये बड़ा हिस्सा को ये जो छोटा सा संकरा रास्ता मिला रहा है, इसी को हम जल संधि कहते हैं। और यहां पर पाक जल संधि है, और यहां पर जो खाड़ी है ये वाला खाड़ी का इलाका है। खाड़ी क्या होता है? खाड़ी का मतलब कि जो पानी का ऐसा सागर या समुद्र या फिर
समुद्र का हिस्सा जो कि तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है उसको खाड़ी कहते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो यहां पर कौन कौन सी खाड़ी हो गई, मन्नार की खाड़ी हो गई। ठीक है, तो यहां पर अगर आप बात करें तो यहां पर मालदीव का लोकेशन भी मैंने आपको बता दिया कि वो लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा गया कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए कि भैया अध्याय में भारत कहां है, कैसे है, पड़ोसी कौन है, भारत की स्थिति कैसी है। अब यहां पर आगे जानकारी दी गई है, ये छोटा सा है, मैं बता देता हूं कि 1947 में 1947 से पहले भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अधिकारी होते थे वो प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासक द्वारा चलाया जाता था। मतलब क्या हुआ, मतलब कि भैया देखो अंग्रेज भारत में शासन चला रहे थे आजादी से पहले, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर जगह पर वही शासन चलाते थे, वो सिर्फ सेंटर में बैठे हुए थे। जो रियासत थे, राजा जो थे ना, वो अपने इलाके में अपना शासन चलाते थे। सिर्फ वो मान लेते थे कि हाँ भैया अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज पूरे देश के मालिक हैं, हम लोग अपने क्षेत्र में सिर्फ शासन चला रहे हैं, अंग्रेज जब बोलेंगे तो उनके हिसाब से काम करेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब 1947 से पहले जो राजा लोग थे वो अपना शासन चला रहे थे, अंग्रेज कुछ इलाकों में अपना शासन चला रहे थे। दो प्रकार के राज्य होते थे, प्रांत और रियासत। रियासत मतलब राजा का शासन, प्रांत मतलब अंग्रेजों का शासन। ठीक है, तो यहां पर ये जो अध्याय है ये हमारा खत्म होता है। इस अध्याय के प्रश्न उत्तर अगर आप बोलिएगा तो इसको अलग से मैं बता दूंगा, मैं करवा दूंगा, तैयारी करवा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।